आज पुनः दूसरा वीडियो लेकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जहाँ कल छोड़े थे उसके आगे आज बढ़ेंगे। कल पूरा समय हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर लगा दिया ताकि बच्चों को ट्रांजैक्शंस के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए, किसी तरह का भटकाव नहीं हो। इसीलिए हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस एज ए होल के रूप में आपको समझाया ताकि आपको भविष्य में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। आज हम शुरू कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मीन्स कल भी हमने रिकॉर्डिंग नामक शीर्षक दिया था, लेकिन मौकाए वारदात हम इसको पूरा नहीं कर पाए थे। आज इसको हम पुनः कंटिन्यू कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जब हम किसी लेन देन को व्यापार की बहियों में लिखने की बात सोचते हैं तो हमारे समक्ष रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग की बात आती है। यह रूल्स किसने इसकी रचना की थी, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से रूल्स के रूप में हम कहेंगे कि यह 1494 ईस्वी में इसकी रचना लुकास पेसियोलो ने की थी। यह प्राय इटली के एक पादरी हुआ करते थे जो उन्होंने अपने लिपि में डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली को प्राय लिखा। आगे चलकर इसकी मान्यता धीरे धीरे बढ़ने लगी और 1500 ईस्वी में इसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी में। जब अंग्रेजी में इसे अनुवाद किया गया तो पूरे विश्व के अंतर्गत यह धीरे धीरे समझा जाने वाला विषय बनते चला गया। जब तक वह एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में था, फ्रेंच के रूप में था, तो इसको उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी मान्यता आगे चलकर जब इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया तो इसको पूरे विश्व के अंतर्गत इसको मान्यता मिलने लगी। यह जो कंसेप्ट, कन्वेंशन, एजम्पशन, ये सब हम पढ़ते हैं, अलग से इसे पढ़ने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात हम प्रैक्टिकल पढ़ाने के क्रम में हर एक कंसेप्ट को उस स्थान पर समझाएंगे जहां पर आप तुरंत इसको ग्रास्प कर जाएंगे, मीन्स तुरंत इसको समझ जाएंगे। अर्थात एक पढ़ाई होता है थ्योरेटिकल टू प्रैक्टिकल, लेकिन यह पढ़ाई है प्रैक्टिकल टू थ्योरेटिकल। मीन्स प्रैक्टिकल को पहले पढ़िए ताकि आपको थ्योरेटिकल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, और वह कंसेप्ट हम समय समय पर उस स्थान पर बताते रहेंगे जिस स्थान पर उसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात उत्पत्ति के आधार पर किसी कंसेप्ट को समझना और कंसेप्ट के आधार पर उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया जाना, दोनों अपने आप में एक विपरीत तर्क है। अर्थात हमारा मानना है कि बच्चों को प्रैक्टिकल टू थ्योरेटिकल पढ़ाया जाए, न कि थ्योरेटिकल टू प्रैक्टिकल। तो कल मैंने पूरा समय बिजनेस ट्रांजैक्शंस को समझाने में लगा दिया था। अर्थात अब पुनः इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये दूसरा लेक्चर है, यह दूसरा लेक्चर विद्यार्थी तभी समझ पाएंगे जब हमारा पहला लेक्चर उसको देखना होगा। पहला लेक्चर देखने के बाद ही प्राय दूसरे लेक्चर को आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं, अन्यथा समझने में कठिनाई होगी। तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसकी रचना किसने किया था? लुकास पेसियोलो ने। कब किया था? 1494 में। यह इटली के एक पादरी हुआ करते थे। आगे चलकर 1500 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में इसमें काफी परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन के चलते जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो इसको यूनिवर्सल मीन्स विश्वव्यापी पैमाने पर मान्यता मिलने लगी, और आज इसके नियम को पूरे विश्व भर में व्यापारिक बहियों को लिखने के लिए अपनाया जाता है। इसीलिए आज वर्तमान में हम इसको जाप कहते हैं। इसको जाप कहिए, गाप कहिए, गैप कहिए, इसका कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि यह एक सेंटेंस, एक वर्ड का संक्षिप्त रूप होता है जिसका मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब क्या हुआ कि जिसकी स्वीकारता पूरे विश्व भर में हो। यही कारण है कि समय समय पर हम भी अपने कंसेप्ट को तैयार करते हैं। कंसेप्ट की रचना लुकास पेसियोलो ने नहीं की थी,
बल्कि आगे चलकर जैसे जैसे इसके गहराई में हम चलते गए एक कंसेप्ट की उत्पत्ति हुई। यह हाल फिलहाल में ये गाप बना, गाप जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अर्थात ये सब बनता कहां से है, तो हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, अर्थात यह संस्था ही प्राय अकाउंटेंसी में किसी भी तरह के बदलाव को करने के लिए मान्य होता है। जब हमारी अभिव्यक्ति, हम किसी कंसेप्ट को जन्म देते हैं और उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट मान्यता देता है, तब वही किताबों में पुनः वो कंसेप्ट बनकर चला आता है। तो जाप, गाप, गैप इत्यादि का मतलब आप समझ गए। पूरा फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब सामान्यता पूरे विश्व में जिसकी मान्यता हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स हम व्यापारिक बहियों में व्यापारिक लेन देन को किस नियम के आधार पर लिखते हैं, दैट इज ए रूल्स। उसी रूल्स को आज हम पढ़ेंगे। इस रूल्स को प्राय लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कह देते हैं, एज डबल इंटरेस्ट सिस्टम कह देते हैं, तो कोई इसे गोल्डन रूल कहते हैं। सब अपने आप में पर्यायवाची है। इसको गोल्डन रूल कहिए तो लोगों को समझ में आएगा, हाँ ये डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। अर्थात इसका जो सही नाम है वह है डबल इंटरेस्ट सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। अर्थात व्यापार का कोई भी ट्रांजेक्शन हमेशा दो पहियों की सवारी करता है। व्यापार में चाहे ट्रांजेक्शन कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, वो hमेशा दो पहियों की सवारी करता है। एक पहिया इसका डेबिट होता है और दूसरा पहिया इसका क्रेडिट होता है। यह दो पहिए की सवारी करने के चलते ही प्राय इसे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहा जाता है। मीन्स आपने एक पहला कंसेप्ट यहां पर उठा लिए, समझ गए कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इसलिए कहा जाता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। एक होता है डेबिट पहलू और दूसरा होता है क्रेडिट पहलू। डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, इसको प्राय शॉर्ट में डीआर लिख देते हैं और इसको शॉर्ट में सीआर लिखते हैं, जिसका प्रचलन होता है हमारे बनाने में। इससे समय की बचत होती है, लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। अर्थात एक को डेबिट साइड कहते हैं, दूसरे को क्रेडिट साइड कहते हैं। तो विद्यार्थी बिल्कुल समझ गए होंगे कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के रूप में जो हम पढ़ते हैं वह यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक नाम पहलू और दूसरा जमा पहलू। इसको लेकर अब आगे बढ़ेंगे। यह रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डबल इंटरेस्ट सिस्टम या गोल्डन रूल्स। इस डेबिट और क्रेडिट को जो आसानी पूर्वक समझ गया, स्वाभाविक रूप से उसमें ट्रांजेक्शन्स करने में, ट्रांजेक्शन्स को बहियों में लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसको भी हम विस्तार पूर्वक ही समझाएंगे। इसलिए विद्यार्थी आप 10 दिन अपना कड़ा मेहनत हमको दीजिए। 11वां दिन से आपके मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इन 10 दिनों में सीखी गई बात को बढ़िया से अगर सीख जाते हैं तो इसके बाद अकाउंटेंसी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब इसको हम पुनः मिटा रहे हैं, डबल इंटरेस्ट सिस्टम पर आएंगे और डबल इंटरेस्ट सिस्टम को हम आपको समझाते हैं। अर्थात यह पूरा रूल्स, नियम, ये सब दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। मीन्स हर ट्रांजेक्शन्स के दो लेखे, दो पहलू, एक नाम पहलू, एक जमा पहलू। यह हमेशा साथ साथ चलता है। थोड़ा आगे पीछे चल सकता है लेकिन चलता है हमेशा इक्वलिटी में। अर्थात अगर 5000 कोई चीज के लिए डेबिट में लिखा जाए तो यह 5000 इसका क्रेडिट में भी लिखा जाता है। ये निरंतर सत्य होता है। इस सत्यता को कोई इनकार नहीं कर सकता और इसी के कारण इसको डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के नाम से पुकारा जाता है। रूल्स, गोल्डन रूल्स जिसको कहते हैं, यह रूल्स 3 सेंटेंस का है और यह तीन सेंटेंस जो है पूरी लेखा शास्त्र की व्याख्या करने के लिए ही काफी होता है।
लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को अनेकानेक समय में हर एक प्रकार की कठिनाई उपस्थित होती है। क्यों उपस्थित होती है? क्योंकि हम अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं दूसरे तरीके से, दैट मीन्स उसे रटने का तरीका कह सकते हैं, और हम पढ़ाते हैं समझाने के तरीके से। हमारे समक्ष कोई बुक्स ओपन नहीं होता है, कोई पीडीएफ नहीं होता है। हम जो भी पढ़ाते हैं अपने दिल से पढ़ाते हैं, अपने मन से पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को अच्छा से अच्छा समझ में आ जाए। तो रूल्स कैसे बना? लुकास पेसिलो के मन और मस्तिष्क में बैठकर हमने जब इसका खोज किया तो पता चला कि रूल्स 3 प्रकार के बनाए जाएंगे। एक रूल्स जो फर्स्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, सेकेंड रूल्स सेकेंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, और थर्ड रूल थर्ड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए। यह फर्स्ट नेचर, सेकेंड नेचर, थर्ड नेचर क्या है, ये हमारे पहले लेक्चर में इसका उल्लेख किया गया है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो पहला रूल्स जो होता है, रूल्स, अब हम रूल्स की व्याख्या करने जा रहे हैं। रूल्स दैट मीन्स एक नियम होता है, एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, जिसे प्राय विज्ञान कहा जाता है। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि विज्ञान अर्थात जो साइंस के स्टूडेंट हैं वही साइंस पढ़ते हैं। नहीं, साइंस मैं भी पढ़ता हूं। हमारे अंतर्गत जो भी पुस्तकें हैं सब भी एक प्रकार का विज्ञान है। अकाउंटेंसी इज ऑल्सो ए साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। अर्थात विज्ञान का मतलब है कोई भी विषय जो क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में हो उसे विज्ञान कहते हैं। तो हमारे विषय के अंतर्गत, कॉमर्स के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो ए साइंस, बिजनेस स्टडी इज ऑल्सो ए साइंस, अकाउंटेंसी इज ऑल्सो ए साइंस। अंतर इतना ही होता है कि वह जो विद्यार्थी फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूप में साइंस पढ़ता है उसको हम लोग प्योर साइंस कहते हैं। हम जो साइंस पढ़ते हैं, मीन साइंस 2 प्रकार की व्याख्या इसके अंतर्गत की जाती है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। एक यथार्थवादी विज्ञान है, एक आदर्शवादी विज्ञान है। अर्थात हम लोग पॉजिटिव साइंस को पढ़ते हैं, नॉर्मेटिव साइंस को नहीं पढ़ते हैं। और पॉजिटिव साइंस क्या करता है? विज्ञान में बहुत सारे ऐसे तर्क होते हैं, विज्ञान समझाने के लिए इसके नियम इतने ही अटल होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वह बिल्कुल नीचे की ओर ही चला आता है। कहता है हाइड्रोजन की 2 मात्रा और ऑक्सीजन की 1 मात्रा को एक निश्चित तापक्रम और दबाव पर गर्म किया जाए तो वह बिल्कुल ही पानी हो जाएगा। ये विज्ञान है। इस विज्ञान को हम कठोर विज्ञान के नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारे अकाउंटेंसी भी विज्ञान है, क्योंकि इसके निश्चित नियम और सिद्धांत हैं। अर्थात जिस विषय के भी निश्चित नियम और सिद्धांत है वह विज्ञान की ही श्रेणी में आते हैं। लेकिन यह कठोर विज्ञान नहीं है, ये उदार विज्ञान है। अर्थात उसके जगह पर कोई गलती करते तो विस्फोट का कारण बन सकता है, लेकिन हम जब कोई गलती करते हैं तो उसे सुधारने की गुंजाइश होती है। और इसमें हम वो चीज भी पढ़ते हैं कि की गई गलतियों को हम किस प्रकार से सुधार करते हैं। दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मीन्स गलती करना बिल्कुल एक क्षमा है, कर सकते हैं। अज्ञानतावश, ज्ञानतावश गलतियां 2 प्रकार की होती हैं। या तो हम ज्ञानवश भी गलती कर देते हैं, और कभी कभी तो अज्ञानतावश मीन्स कोई ज्ञान ही नहीं है फिर भी उस पर हम अपना तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं। तो एक होती है ज्ञानतावश भूल और एक होती है अज्ञानतावश भूल। अकाउंटेंसी में यदि ऐसी कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारा जाता है। सुधारने के लिए एक चैप्टर बना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज पहले हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज पर फोकस कर रहे हैं। जर्नल जर्नल इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? जर्नल सिर्फ जानते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति को कोई नहीं समझते ही नहीं। समझाना तो एक अलग बात है, जब हम समझेंगे तभी आपको समझाएंगे। यह जार फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है डायरी।
अर्थात डायरी। जब इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया तो इसको डायरी को प्राय डे में परिवर्तित कर दिया गया। डे जिसका अर्थ होता है रोज, डे अर्थात रोज। जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया जॉर अर्थात डायरी, डायरी हमेशा किस आधार पर लिखे जाते हैं तो डे टू डे लिखे जाते हैं, इसीलिए अंग्रेजी अनुवाद के अंतर्गत इसको डे दिन अथवा दिवस अथवा रोज इत्यादि में कन्वर्ट कर दिया गया और आगे चलकर इसमें नल जोड़ा गया ताकि रोज में नल जोड़ने से इसका वाक्यांश हो जाता है रोज नाम चा। यह रोज नाम चा कहलाता है, अर्थात इसी रोजनामचे को हम लोग पढ़ेंगे। तो रोजनामचे की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है विद्यार्थी इसे भी समझ गए होंगे। जर्नल रोजनामचा दो प्रकार का होता है, एक होता है कच्चा रोजनामचा और एक होता है पक्का रोजनामचा। कच्चा रोजनामचा जिसको मेमोरेंडम या वास्ट बुक कहते हैं, यह वास्ट बुक प्राय व्यापारी के द्वारा स्वयं ही लिखा जाता है। आप किसी भी दुकान पर चले जाइएगा, एक पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ में सुबह सुबह भगवान का नाम लिखा जाता है और दिन भर किए जाने वाले लेन देन को प्राय पेन और पेंसिल से व्यापारी के द्वारा टाँक दिया जाता है, जिसको कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। यह भारतीय पद्धति, लेखांकन की भारतीय पद्धति कहलाती है। जानते हो उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? अगर कोई विद्यार्थी व्यापारिक वर्ग के घर से आता है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि सर उस पन्ने को क्या कहते हैं पापा, तो कहेंगे कि बेटा इस पन्ने को नेमचा कहा जाता है। अर्थात उस पन्ने को नेमचा कहा जाता है, उसमें रोज के ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। अर्थात जब उसी की पुष्टि शाम में 2 दिनों के अंतराल में 5 दिनों के अंतराल में हमारे यहाँ मुंशी आता, पहले मुनीम, जिसको मुनीम जी कहते हैं, वही 5 पृष्ठ सभी पृष्ठ दिन प्रतिदिन के पृष्ठ को लेकर बहियों में लेखा करता है, बहियों में प्रविष्टि करता, प्रवेश देता है। अर्थात उसी प्रवेश देने को हम जर्नल एंट्रीज कहते हैं। अर्थात जर्नल एंट्रीज पक्का रोजनामचा है और यह नेमचा जो सुबह सुबह लिखा जाता है व्यापारी के द्वारा, उसे कच्चा रोजनामचा कहा जाता है, वास्ट बुक कहा जाता है। अर्थात इसको मेमोरेंडम स्मरण वही भी कहा जाता है। जब इस कच्चा रोजनामचा से लेखक के द्वारा जो पुस्तपालन लिखता है, बहियों को लिखता है, उसके द्वारा जब बहियों में लिख दिया जाता है तो इसकी उपयोगिता कोई खास नहीं बचती, फिर भी इसको कुछ समय तक व्यापार में संजो कर रखा जाता है। तो जर्नल, हर चीज को समझ गए कि जर्नल, हम कौन सा जर्नल बनाने वाले? हम लोग पक्का रोजनामचा बनाएंगे और इस पक्के रोजनामचे को ही प्राय जर्नल एंट्रीज कहा जाता है, रोजनामचे के लेखे कहे जाते हैं। ये रूल्स है, वैज्ञानिक रूल्स है। अभी क्या बताए? ए सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। अर्थात इसके भी ज्ञान को फ्रॉम ए टू जेड सीखना होगा, फ्रॉम जेड टू ए नहीं सीखना है। ए टू जेड सीखने के लिए इसको एक क्रम में तैयार करना होगा ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी तो किताबों में क्रम का भी उलटफेर हो जाता है जिससे दिक्कत होती है। तो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल समझने का पूरा प्रयास कीजिए। आज आपने एक कंसेप्ट समझ में आया जिसको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के आधार पर जितने भी रूल्स हैं बनाए गए हैं। पहला रूल्स है रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को प्राय A/C के रूप में संक्षिप्त लिखा जाता है ताकि लिखने में समय की बचत हो। हर बार ACCOU लिखने की आवश्यकता नहीं है। समय भी बचाना है क्योंकि समय बचाने से धन की बचत होती है। तो अकाउंटेंसी धन का विज्ञान है, अर्थात इसमें हमेशा कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रॉफिट मोटो होता है। पर्सनल अकाउंट, तो सबसे पहले हमको अकाउंट्स की चर्चा करनी होगी, तभी आप पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। अकाउंट्स अर्थात व्यापार में
मोटी मोटी पुस्तकें रखी जाती है। व्यापार की ट्रांजैक्शंस की मात्रा के हिसाब से प्राय बहियों को बनाया जाता है और यह बहियां 1 साल के लिए काम करती है। हर साल यह बदल जाता है, 1 साल तक उसी बही में लिखा जाता है। यह बही का हर एक पृष्ठ अपने आप में एक खाता कहलाता है, अर्थात इस बही के 91 पृष्ठ पर अगर राम को लिख दिया जाए तो वह 91वां पृष्ठ राम का खाता कहलाता है, अर्थात इसे राम के खाते कहलाते हैं। इसे ही कहते हैं पर्सनल अकाउंट, अर्थात अन्य शब्दों में राम को हटाकर इसको बोला जाता है कि राम इज ए पर्सनल अकाउंट, मीन्स राम एक व्यक्तिगत खाता है। इस प्रकार पूरी बहियां चाहे जितनी भी मोटी क्यों न हो, वह 3 तरह से बटा हुआ होता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 3 नेचर के होते हैं। स्वाभाविक रूप से खाता बही में भी जो लिखते हैं वह 3 प्रकार के अकाउंट का सृजन करते हैं। अब आइए समझिए पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होगा। बही के जिस पृष्ठ पर व्यक्ति को लिखा जाता है उसे व्यक्तिगत खाता कहते हैं। तो आपको व्यक्तिगत खाता समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। खाता बही के जिस पृष्ठ पर व्यक्ति को लिखा जाता है उसे ही व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अब व्यक्तिगत खाता को लिखते कैसे हैं, दैट इज द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। रूल्स बहुत आसान है। पर्सनल अकाउंट को व्यापार में प्राय 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। मीन्स व्यक्ति को 3 तरह से समझने का प्रयास किया गया। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता, अर्थात प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। ऐसे व्यक्ति को पहचानना है। पहले व्यक्ति कहते किसे, इसकी पहचान होनी चाहिए। बिना पहचाने हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को पहचानने का ये नियम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यह नेचुरल पर्सनल अकाउंट हमारे ही देश में 1 अरब 35 करोड़ लोग पाए जाते हैं। मीन्स जिस देश की जितनी जनसंख्या है उतनी सारी जनसंख्या नेचुरल पर्सनल अकाउंट के रूप में होती है। और नेचुरल पर्सनल अकाउंट का प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो करते हैं इसका नाम राम है और इसका नाम श्याम है, ETC। मीन्स 1 अरब 35 करोड़ लोग प्राय इसी तरह से जाने और पहचाने जाते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, यह 2 नाम से हमने 1 अरब 35 करोड़ लोगों को समझाने का प्रयास किया। अर्थात तुम भी अपने आप में एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो। बहुत आसान है समझना कि आई एम ऑल्सो ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मैं भी एक व्यक्तिगत प्राणी हूं, क्योंकि व्यक्ति जो नेचुरल होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं। गॉड गिफ्टेड मतलब ईश्वरीय देन। हम सब ईश्वर के संतान हैं, ऐसा कहता और सुना पाया जाता है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट को समझ गए होंगे राम और श्याम मात्र के द्वारा। अब दूसरा आइए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। चलिए थोड़ा सा कम लिखते हैं, PA का मतलब पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट नाम ही इसका बनावटी व्यक्तिगत खाता, अर्थात यह ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया। हमने इसका नामकरण किया। ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये मैन गिफ्टेड, अर्थात इसको हमने बनाया है। जैसे आप फ्लावर को देखते हैं, एक फ्लावर पौधे पर उगता है नेचुरल, एक फ्लावर बाजार में मिलता है जिसे लाकर हम अपने गमले में सजाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल फ्लावर। तो यहां नेचुरल और आर्टिफिशियल में यही अंतर है। अंतर को समझने के लिए समझिए कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, हम जब कोई व्यापार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम अपने व्यापार का एक नामकरण करना चाहते हैं। जैसे हमने भी एक नाम दिया है टॉपर्स कॉमर्स क्लासेस, अर्थात जितने भी व्यापार इस धरती पर किए जाते हैं
वह किसी न किसी नाम के द्वारा किए जाते हैं और वह नाम की उत्पत्ति मेरे द्वारा की जाती है। अर्थात ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन को भी समझना बहुत आसान है। अपने घर से निकलिए, 1 किलोमीटर की दूरी तय कीजिए और थोड़ा ऊपर इधर उधर नजर दौड़ाते जाइए, सैकड़ों बोर्ड फ्लैक्सी के रूप में आपको मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बालूराम कैलाश कुमार, अलंकार ज्वेलर्स, ये जो नाम सब देख रहे हैं यही सब आर्टिफिशियल पर्संस के रूप में आते हैं। अर्थात हम व्यापार छोटा करते हो, फर्म के रूप में करते हो, बड़ा करते हो, कंपनी के रूप में करते हो, कॉरपोरेशन निगम के रूप में हो, हर जगह कुछ न कुछ नाम पाए जाते हैं। यह सब बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो यह पंजाब नेशनल है, ये बालिका विद्यापीठ है, यह सेंट्रल स्कूल है, डीएवी स्कूल है। ऑल दी इंस्टीट्यूशन, जितने भी संस्थान हैं वो सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इसे भी समझने के लिए अगर हम एसबीआई, पीएनबी इतना लिख दें तो शायद आप समस्त को समझ जाते हैं। बोलो बच्चों, ओके, यस, यस सर, समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पर आते हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के रूप में 1 अरब 35 करोड़ को लोग को पकड़ लिए, समझ गए। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के रूप में भी करोड़ों होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। ऐसे जहां चलते जाइए तुरंत आपकी नजरों के सामने ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के रूप में उपस्थित होता रहेगा और आप इसे पहचानिएगा। एक व्यापारी बनकर, अब आप स्टूडेंट नहीं हैं, अब आप एक व्यापारी हैं और व्यापारी बनकर इसको देखिएगा, समझिएगा और ग्राफ्ट कीजिएगा कि सर ने इसके लिए कौन सी बातें हमको कहा है। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। उपरोक्त दोनों में किसी न किसी तरह से तो व्यक्ति की पहचान हमने करा दी और आप कर भी लिए, लेकिन यह तीसरा जरा बड़ा टफ है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अर्थात जिसमें व्यक्ति का कोई स्वरूप ही नहीं, फिर भी इसे व्यक्ति के रूप में व्यापार के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि एक व्यापार के अंतर्गत प्राय व्यक्तियों का संबोधन न केवल नेचुरल के लिए होता है, न केवल आर्टिफिशियल के लिए होता है, बल्कि एक थर्ड भी है जिसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन 4 शब्दों को हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। अर्थात रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउट स्टैंडिंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कैपिटल, ड्राइंग, यही 4 शब्द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अर्थात रिप्रेजेंटेटिव मीन्स यह शब्द जो है किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वह व्यक्ति कौन सा है? तो यह आर्टिफिशियल का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, नेचुरल का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। मीन्स कभी कभी के राम को राम के शक्ल में न लिखकर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कैपिटल, ड्राइंग इत्यादि के शक्ल में लिख लेते हैं, तब इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अर्थात ऐसा वर्ड जिसके द्वारा प्राय नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और यह 4 वर्ड होते हैं। अकाउंटेंसी बड़ा ही विचित्र टाइप का शास्त्र है। हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन अकाउंटेंसी में मीनिंग कुछ और होता है। आउटस्टैंडिंग
सामान्य अर्थों में अगर इसे कहा जाए बोलचाल में तो इसका अर्थ होता लाजवाब, लेकिन अकाउंटेंसी में इसका अर्थ होता अद्भुत। प्रीपेड का अर्थ होता पूर्वदत्त, कैपिटल का अर्थ होता पूंजी और ड्रॉइंग का अर्थ होता निकासी अथवा आहरण। तो अकाउंटेंसी में बहुत सारे ऐसे मीनिंग हैं जो प्राय सामान्य बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हम सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए ही प्राय ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वरना बाहर में अगर आउटस्टैंडिंग शब्द का प्रयोग करेंगे तो और इसका अर्थ पूछेंगे तो वह व्यक्ति कहेगा आउटस्टैंडिंग मीन्स लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं हो, अर्थात आपके यह आउटस्टैंडिंग वर्क है, लाजवाब काम है। ऐसे ऐसी बातों के द्वारा समझा जाता है। तो पूरा तीनों व्यक्ति को आपने समझ लिया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को अभी पूरा नहीं समझा रहे, समय आने पर, जगह मिलने पर इसे अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि हर एक चीज को समझाने का एक निश्चित स्थान होता है। उस स्थान पर समझाने का मजा ही कुछ और होता है। अर्थात अभी सिर्फ ये 4 वर्ड का अर्थ समझ गए होंगे कि आउटस्टैंडिंग का मतलब अद्भुत, प्रीपेड का मतलब पूर्वदत्त, कैपिटल का मतलब पूंजी और ड्रॉइंग का मतलब निकासी। अब एक एक करके हम सबके रूल्स को पढ़ेंगे। अभी आपने पूरे पर्सनल अकाउंट को समझ गए। मीन्स एक व्यापार में प्राय व्यक्ति का क्या मतलब होता है, व्यक्ति किसे कहते हैं, उसको पहचानने के लिए आपको यह 3 प्रकार से व्यक्तियों का उल्लेख किया गया। अब इसके रूल्स पर आते हैं कि व्यक्ति के साथ हम जैसा ही पहले बता चुके हैं, द फर्स्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शंस बिटवीन 2 पर्सन। दैट मीन्स फर्स्ट रूल जो है इसका रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट कहलाता है। रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट रूल गोज टू द फर्स्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। पहला नियम लेन देन के पहले स्वभाव की व्याख्या करता है, और पहला स्वभाव पहले वीडियो में ट्रांजेक्शंस बिटवीन 2 पर्सन। हर ट्रांजेक्शंस में चाहे कोई लेन देन करे 2 व्यक्तियों का उपस्थित होना अनिवार्य है। और यह 2 व्यक्ति उपस्थित होकर करते क्या है, तो मैंने समझाया, यह प्राय वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। और इसी वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं का लेन देन क्यों व्यापार में किया जाता है, ताकि अधिकाधिक लाभ कमाया जा सके। सेवाओं का लेन देन व्यापार में क्यों किया जाता है, ताकि बड़े आकार के व्यापार का सफलता से संचालन किया जा सके। यही तो उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति अब नियमों में हम करेंगे। रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, जैसा कि बताए, हर रूल्स एक सेंटेंस का होता है। मीन्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हर ट्रांजेक्शन व्यक्ति 2 रूपों में उपस्थित होता है, या तो वो रिसीवर की भूमिका में होता है या तो वो गिवर की भूमिका में। अर्थात या तो वो हमको कुछ दे रहा होता या वो हम ही से कुछ ले रहा होता। दैट मीन्स रिसीवर और गिवर की भूमिका में ही प्राय व्यक्ति पाए जाते हैं। और जो व्यक्ति रिसीवर और गिवर की भूमिका में कैसे पाया जाता है, कैसे समझा जाए, पहले ही बता चुके कि हर ट्रांजेक्शन अपने 2 पहियों की सवारी करता है। इसका पहला पहिया है डेबिट और दूसरा पहिया है क्रेडिट। दोनों ही समान रूप से हमेशा चलता है। मैं जितना डेबिट के लिए उतना ही क्रेडिट के लिए। ये एक अलग बात है कि डेबिट 5 तारीख को, क्रेडिट 25 तारीख को, लेकिन होना ही है। चाहे 5 और 25 हो, यहाँ पर इक्वलिटी उसमें आनी है, समानता आनी है। कोई जरूरी नहीं है कि 5 की इक्वलिटी 5 तारीख की इक्वलिटी 5 तारीख में ही हो जाए, ये आगे की तारीख में भी हो सकता है। ट्रांजेक्शंस होता ही ऐसा, समझिए। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसको पूरे हम एक डायग्राम, एक चित्र, एक समझाने का प्रयास करते हैं।
सपोज दैट देयर आर टू पर्सन ए एंड बी, दोनों आमने सामने बैठा हुआ है, उसके बीच में एक कमोडिटीज है, अर्थात यह है कमोडिटीज। अगर इस प्रकार से इसमें एक एरो दे दिया जाए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, ट्रांजैक्शंस का रूप ले लिया। अर्थात इसको कह सकते हैं ए ने बी को यह वस्तु बेचा, बी ने यह वस्तु ए से खरीदा, अर्थात यह बेचने वाला है और ये खरीदने वाला है। अर्थात खरीदने वाला और बेचने वाला, खरीदने वाला मीन्स दैट इज ए रिसीवर और बेचने वाला मीन्स दैट इज ए गिवर। मीन्स हम उसको कुछ दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वो कुछ देने के बदले में हम भी कुछ लेंगे, लेकिन उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि क्या लेंगे। तो ए एंड बी, इसको क्या कर सकते हैं, ए ने बी को बेचा, बी ने ए से खरीदा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजैक्शंस हमेशा दो रूपों में किया जाता है, एक है कैश ट्रांजैक्शंस, नगद। हर ट्रांजैक्शंस को करने के लिए दो व्यक्ति का उपस्थित होना आवश्यक है, लेकिन नगद के ट्रांजैक्शंस में, नगद लेन देन में प्राय व्यक्तियों को बहियों में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पैसा फेंको तमाशा देखो। आप बाजार जाते हैं, किताब लेते हैं, खरीदते हैं, पैसा देते हैं, किताब लेकर चले आते हैं। कभी दुकानदार आपसे पूछता है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, ताकि आपको लिख सके। मीन्स गैस ट्रांजैक्शंस में व्यक्ति होते जरूर है, लेकिन लिखने के दृष्टिकोण से उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। दैट मीन्स गैस ट्रांजैक्शंस में कभी व्यक्ति को वही में लिखा नहीं जाता है। दूसरा होता है क्रेडिट। बड़ा विचित्र है अकाउंटेंसी। कभी क्रेडिट को जमा के रूप में संबोधित करते हैं और कभी क्रेडिट का मतलब उधार होता है, अर्थात यहां क्रेडिट उधार का संबोधन करता है। आप जब कोई उधार लेन देन करते हैं, थोड़े ही छोटे से एग्जाम्पल के समझे, आप सामने के किराना स्टोर से 2.5 किलो चीनी ले आते हैं, आपका खाता चलता है, उधार लेते हैं, चले आते हैं बिना पैसा दिए। जरा उस दुकानदार को कभी पीछे मुड़कर देखिए, वो एक किताब कॉपी निकालता है, डायरी निकालता है, जिसमें कुछ लिखता है। क्या लिखता है? वो आपका नाम लिखता है, अब ताकि लिख कर रखे, क्योंकि लिखना ही आज आवश्यकता है। अब भूलने वाली बात जो है, चूंकि हम दिन भर में सैकड़ों लेन देन करते हैं, अर्थात सैकड़ों लेन देन मेमोरी में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए हम लिख कर याद रखते हैं। इसीलिए अकाउंटेंसी की उत्पत्ति हुई, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शंस लिखने से न छूट जाए। मीन्स जब हम कोई उधार लेन देन करते हैं, तभी व्यक्ति को बही में लिखा जाता है। समझ में आ गया होगा कि कैश ट्रांजैक्शंस में व्यक्ति उपस्थित तो होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को बहियों में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में जो भी व्यक्ति उपस्थित होते हैं, उसको बही में भी लिखने की जरूरत होती है, ताकि भविष्य में उस चीनी के रकम को हम प्राप्त कर सकें। जब तक लिखेंगे नहीं, याद रहेगा नहीं, तो याद रखने के लिए लिखना आवश्यक है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में हर एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चाहे वो वस्तुओं का हो, सेवाओं का हो, व्यक्ति को हमेशा लिखना ही पड़ेगा। या तो रिसीवर के रूप में होगा वो व्यक्ति, या तो गिवर के रूप में होगा वो व्यक्ति। समझ गए बच्चों? अब आगे फिर चलते हैं। यह पूरा पर्सनल अकाउंट अब आप समझिए। फिर ए को फिर हमने लिखा, अब बी को हमने फिर लिखा। आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक कोई आपको नहीं बताया होगा कि अकाउंटेंसी हम पढ़ते किसके लिए। हम पढ़ते हैं उसके लिए जहां ट्रांजैक्शंस हमेशा ट्रेड टू ट्रेड होता है, ट्रेड टू ट्रेड होता है, ट्रेड टू कंज्यूमर नहीं होता है। हमने 2.5 किलो चीनी खरीद कर लाया फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, चाय बना के खत्म कर लेंगे। अर्थात ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए हम अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहे हैं, शुरू में ही बता दिए। छोटा बन के सोचना होगा, तभी आप बड़े को समझ सकते हैं।
अर्थात चीनी खरीदने का एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए काफी होगा। तो यहां पर जो ट्रेड ट्रांजेक्शंस होते हैं हमेशा ट्रेड टू ट्रेड मीन्स एक व्यापार दूसरे व्यापार के साथ करता है। और जब व्यापारिक ट्रांजेक्शंस होते हैं तो ये भी अपनी पुस्तकों को लिखता है और ये भी अपनी पुस्तकों को लिखता है, क्योंकि हर व्यापारी हर लेन देन को अपनी अपनी पुस्तकों में लिखता है। लेकिन कंज्यूमर कभी भी चीनी लिखता नहीं, लाता है, खाता है, खत्म हो जाता है, पुनः लाता है। तो इस बात को भी आप समझिए, ट्रेड टू ट्रेड अर्थात ये भी लिखेगा, ये भी व्यापारी, बी भी व्यापारी, ये भी अपनी बही को लिखेगा और ये भी अपनी बही को लिखेगा। अभी छोटे रूप में समझिए, बही क्यों रखा जाता है? बही हमेशा दूसरों को लिखने के लिए रखा जाता है, अपने को लिखने के लिए नहीं रखा जाता है। दैट मीन्स ए ने बही रखा ताकि बी को लिख सके और बी ने बही रखा ताकि इस ट्रांजेक्शंस के संदर्भ में वह ए को लिख सके। ये जो दो व्यक्ति होते, यह दो व्यक्ति प्राय हमेशा उसमें से एक व्यक्ति डेटर्स की भूमिका में होता है और एक व्यक्ति क्रेडिटर्स की भूमिका में होता है, मीन्स डीआर और सीआर की भूमिका में होता है। अभी इसको हम समझेंगे, अभी लिखना नहीं। डीआर एंड सीआर बहुत सारे वीडियोज हमने देखे, कहा कि डीआर सीआर हैव नो मीनिंग, कोई अर्थ नहीं। और हम कहते हैं कि डीआर और सीआर के भी अर्थ होते हैं। डीआर का फुल फॉर्म डेटर होता है, जैसे हम डेबिट को भी डीआर कहते हैं, हम क्रेडिट को भी सीआर कहते हैं। अर्थात इसमें ओआर छिपा हुआ है, इसमें भी अपभ्रंश शब्द है, ये सब इसमें भी ओ आर छिपा हुआ है। दैट मीन्स अगर इसमें ओ आर लगा दिया जाए तो थोड़ा अपभ्रंश शब्द के रूप में डेबिटर कहलाएगा और उसमें ओ आर को जोड़ दिया जाए तो उसे क्रेडिटर कहा जाएगा। मीन्स हमेशा व्यक्ति लेनदार और देनदार की भूमिका में होता है, जिसे ही प्राय संक्षिप्त रूप में डीआर डेबिट कहते हैं, सीआर क्रेडिट कहते हैं। तो आज आप इस नए शब्द को समझे हैं कि डीआर एंड सीआर ऑल्सो हैव ए मीनिंग और दैट मीनिंग इज कॉल्ड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हर ट्रांजेक्शंस में व्यक्ति या तो लेनदार की भूमिका में होता है या तो देनदार की भूमिका में होता है। चलिए, बी अपनी बहियों को लिखेगा। क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा? तो लिखने के लिए अपने आप से एक सवाल करेगा, हु इज बी? ये सवाल करना बहुत आसान है। हर एक पार्टी, हर एक पक्ष दूसरे को देखता है तो दूसरे के बारे में ही प्रश्न करेगा। अर्थात यहां पर ए प्रश्न करेगा हु इज बी और बी प्रश्न करेगा हु इज ए। ए कौन है, डेटर्स है कि क्रेडिटर्स है? बी सवाल करेगा, वो भी यही जानना चाहेगा कि ए उसके लिए डेटर्स है या क्रेडिटर्स है। तो रूल्स को हमने क्या पढ़ा था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अर्थात इसको हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो यह टी शेप का होता है, इसका लेफ्ट साइड डीआर होता है और राइट साइड सीआर होता है। अब अपने आप में जो एक सवाल कर रहा है हु इज बी, तो उसका उत्तर बहुत आसान तरीके से मिलेगा कि बी इज द रिसीवर ऑफ दैट माई कमोडिटीज। अर्थात क्या उत्तर निकलेगा? बी इज द रिसीवर ऑफ माई कमोडिटीज। हमने जो वस्तु बेचा उसको प्राप्त करने वाला कौन है? बी। अर्थात डेबिट द रिसीवर, अर्थात वह डेबिट की ओर लिखेगा। अभी आपको समझा रहे हैं, अभी कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, समझिए। इसी के आधार पर आपके सारे प्रैक्टिकल पूर्ण किए जाएंगे। मैं 41 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और एक भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने अपने कलम से नहीं किया। हम कंसेप्ट बताते हैं, विद्यार्थी उसे प्रैक्टिकल में अंजाम दे देते हैं और तब मुझे खुशी होती है कि हमारे कंसेप्ट में कुछ न कुछ तो बातें हैं। यही कारण है
कि मैं इस लॉकडाउन पीरियड में आपको बताने के लिए YouTube चैनल का सहारा लिया। अब आइए यही सवाल बी करेगा। क्या सवाल करेगा? हु इज ए? हु इज ए? तो उसका उत्तर क्या निकलेगा? ओ, ए इज द गिवर ऑफ दिस कमोडिटी। ए क्या कर रहा है? हमको वस्तु दे रहा। ए गिवर मीन्स रूल्स क्या बना? क्रेडिट द गिवर, अर्थात यह जब भी ए को लिखेगा तो इधर लिखेगा, और ये जब भी बी को लिखेगा तो इधर लिखेगा। यही इसका लॉजिक है। इसको आप बढ़िया से अगर समझिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, रिपीट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको समझाएंगे। दैट इज द एंड ऑफ पर्सनल अकाउंट। नियम के रूप में पर्सनल अकाउंट की समाप्ति हो गई। अब हम दूसरे रूल्स की ओर बढ़ेंगे। अब इसको प्रैक्टिकल में फिर समझेंगे, इसी तरह की बातों के द्वारा कि किस प्रकार से रिसीवर और गिवर की हम बात सोचते हैं, रचना करते हैं। Rules of real account. Second rule goes to the nature of second nature of transaction. Second rule goes to the second nature of transaction. और second nature of transactions क्या था? Transactions between cash and commodities. अर्थात इसमें 2 महत्वपूर्ण शब्द का उल्लेख हुआ, कैश एंड कमोडिटी। कैश, इसे पहचानने के लिए कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं। बच्चा भी प्राय रुपये पैसे को पहचानता है, वह भी 5 रुपया 10 रुपये के सिक्के को समझता है। इसलिए कैश का एक ही स्वरूप होता है, चाहे उसकी मानक बड़ा क्यों न हो जाए। कोई 5 रुपये का होता है, कोई 50 रुपये का होता है, कोई 100 रुपये को होता है, जिसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझते हैं। अर्थात यह तो एक है, लेकिन कमोडिटीज इस धरती पर अनेकानेक है, अनंत है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। और इसको गिनने के लिए हमने एक आपके सामने उदाहरण रखा था, सुई से लेकर हवाई जहाज तक। सुई कमोडिटीज का सबसे छोटा रूप और हवाई जहाज कमोडिटीज का सबसे बड़ा रूप है। इसके बीच में न जाने कितने कमोडिटीज पाए जाते हैं, जिसे आपको अब समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जहां बैठकर इस वीडियो की पढ़ाई कर रहे हैं, बैठकर अपने आसपास ही दौड़ाइए नजर, आपको न जाने कितने कमोडिटीज मिल जाएंगे। आपके घर में एसी लगा हुआ है, आपके घर में पंखा लगा हुआ है, आपके हाथ में मोबाइल है, स्विच है, सब कुछ है, टेबल है, कुर्सी है, खाने के लिए खाने का मेज है, सोने के लिए पलंग है, ये चौकी, ऑल आर कमोडिटीज, ऑल आर कमोडिटीज। कलम है, कॉपी है, दवात है, सब कमोडिटीज है। अर्थात कोई 5 रुपये का है, कोई 5 करोड़ का है, अंतर सिर्फ इतना ही। कोई कमोडिटीज आपके घर में आया कहां से? स्वाभाविक रूप से आपने इसे बाजार से खरीद कर लाया। क्यों लाया? अपने उपयोग के लिए, इसे बेचने के लिए आपने नहीं लाया। अर्थात इसका आप उपयोग करिएगा, जब तक यह चलता रहेगा एसी, तब तक इसका भया दोहन हम करते रहेंगे, और जब मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी तो हम ही करेंगे। अर्थात बेचेंगे नहीं, खरीदे हैं प्रयोग करने के लिए। तो आप जिस प्रकार अपने जीवन में इस छोटी मोटी वस्तुओं को बाजार से खरीद कर अपने प्रयोग के लिए लाते, वही व्यापार भी करता है। व्यापार भी कुछ वस्तुओं को खरीदता है और खरीद कर व्यापारिक प्रयोग करता है। अर्थात वह खरीदता इसलिए नहीं कि उसे बेच देगा और बेचकर लाभ कमाएगा, बल्कि खरीदता इसलिए है ताकि उसका प्रयोग अनंत समय तक कर सके। मीन्स 5 वर्ष 10 वर्ष, जब तक उसकी लाइफ है तब तक हम उसका प्रयोग कर सकें। अर्थात
कमोडिटीज को भी प्राय दो प्रकार से बांटेंगे। एक है रियल कमोडिटीज। अभी जो हमने आपको बात कहा, वस्तु किसे कहते हैं यह भी जानना जरूरी है। एनीथिंग which have own value and that purchase of sales। कोई भी वस्तु जिसका अपना एक मूल्य होता है, जिस मूल्य पर चाहे तो उसे बेचा और खरीदा जा सकता है। यह अलग बात है कि मैंने इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा, प्रयोग करने के लिए खरीदा है। तो रियल कमोडिटीज हम व्यापार में वैसी वस्तुओं को कहते हैं जो एक मूल्य चुकाकर खरीदा गया, क्योंकि कोई भी वस्तु जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सके वही इस विषय वस्तु है। अकाउंटेंसी की वही विषय वस्तु है कि कोई भी वस्तु जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाता है उसे ही प्राय लिखते हैं। जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जाता है उसे प्राय व्यापार की बहियों में लिखने का कोई स्थान नहीं। तो इसको कहते हैं रियल कमोडिटीज। रियल कमोडिटीज व्यापार में क्यों खरीदा जाता है? ताकि उसका अनंत समय तक प्रयोग करता रहे और इस प्रयोग के द्वारा व्यापार सफलतापूर्वक संचालित हो सके। बैठने के लिए कुर्सी वहां भी चाहिए, एसी वहां भी चाहिए, पंखा वहां भी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। बस इतना ही समझिए कि कोई भी वस्तु जिसे खरीदा गया है प्रयोग के लिए, मीन्स व्यापार में रखकर प्रयोग करने के लिए, वह रियल कमोडिटीज कहलाता है। और यह रियल कमोडिटी आगे चलकर एक एसेट्स का स्वरूप ले लेता है। मीन्स सभी कमोडिटीज, ऐसी कमोडिटीज जिसे हमने व्यापार के प्रयोग के लिए खरीदा है, सामूहिक रूप से उसको संपत्ति कहते हैं। सामूहिक रूप से मीन्स सबको मिलाकर उसको संपत्ति कहते हैं। तो यह एसेट्स का फॉर्मुलेशंस करता है। रियल कमोडिटीज इन द लॉन्ग रन व्यापार की बहियों में एज इन एसेट्स के रूप में लिखा जाता है। दैट मीन्स फर्नीचर हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ। अब इसके अंतर्गत कैसे कैसे समूह बनते हैं आगे चलकर फिर कभी मौका मिलेगा तो इसे समझाएंगे। दूसरा है नॉमिनल कमोडिटीज। नॉमिनल कमोडिटीज ऐसी वस्तुएं व्यापार में क्यों खरीदा जाता है? दो मतलब के लिए। एक मतलब यहां भी प्रयोग है और दूसरा मतलब है खरीदा ही गया है बेच देने के लिए, अर्थात रखने के लिए नहीं, वह जितना जल्दी हो बिक जाए। अगर इस प्रकार की बिक्री, जिसे टर्नओवर भी कहते हैं, वस्तुओं का जितना अधिक टर्नओवर करेंगे व्यापार का लाभ उतना ही अधिक होगा। इसमें भी कुछ वैसी कमोडिटीज आते हैं, नॉमिनल कमोडिटीज कहे जाते हैं, जिसका उपयोग प्राय क्षणिक होता है। बहुत ही कम समय में वो अपना अस्तित्व नष्ट कर देता है। जैसे ये मार्कर कितने दिन तक चलेगा मेरे साथ, मैंने क्यों खरीदा? प्रयोग करने के लिए, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही क्षणिक है। मीन्स 15 दिन, महीने भर में यह मार्कर जवाब दे देगा, इसके स्थान पर रिप्लेस करना होगा दूसरा मार्कर। तो ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं जो बहुत ही कम क्षणिक समय में ही नष्ट हो जाता हो, उसको भी नॉमिनल कमोडिटीज कहा जाता है। दैट मीन्स हम खाली ये वो लिख देते हैं, पेन। क्षणिक, क्षणिक का अर्थ यहां हमेशा लेस देन 1 ईयर होता है। और अधिक, एसेट्स, अधिक का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। अर्थात कोई भी वस्तु व्यापार में अगर 1 साल से ज्यादा प्रयोग किया जाए तो दैट इज कॉल्ड रियल कमोडिटी। अगर 1 साल से कम ही समय में वो नष्ट हो जाए तो दैट इज ए नॉमिनल कमोडिटी, जैसे पेन। दूसरा, गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं अब अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए कि यह गुड्स जो होता है इसे खरीदा ही जाता है बेच देने के लिए, अर्थात इसे रखने के लिए नहीं खरीदा जाता है। दैट इज कॉल्ड नॉमिनल कमोडिटीज। तो ये नॉमिनल कमोडिटीज इन द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट में
इसको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी आपको सिर्फ कमोडिटीज के दो भाग बताए, एक रियल कमोडिटीज जो सामूहिक रूप में संपत्ति का स्वरूप प्रदान करता है, एक नॉमिनल कमोडिटीज जिसे रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट के द्वारा लिखे जाएंगे। इसमें भी कुछ वस्तुएं ऐसी है जिसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वह प्रयोग लेस देन 1 ईयर का होता है और रियल कमोडिटीज का प्रयोग मोर देन 1 ईयर होता है। एक होता है गुड्स, जिसे हिंदी में माल कहते हैं। यह माल ही व्यापार में खरीदा और बेचा जाता है। प्राय व्यापार का लाभ इसी माल पर निर्भर करता है। तो बच्चों, आज इतना ही। मैं काफ़ी उम्र का टीचर्स हूँ। मेरी उम्र 63 वर्ष हो गई है। मैं 41 वर्षों से शिक्षण कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 60 वर्षों में कॉलेज प्राध्यापक के रूप में रिटायर हो गया, इसलिए थोड़ा एनर्जेटिक तो हूँ नहीं उतना। इसीलिए आज मैं इतनी पर ही समाप्त करता हूँ। आगे रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत इस गुड्स की पुनः चर्चा करेंगे, कलम की पुनः चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल। खुश रहिए, आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।